आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, 11 अक्टूबर की शाम है ये दिन सोमवार। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी और रोज की तरह आ गया है दिन भर। कई खबरें हैं जिन पर बात करेंगे। आज सबसे पहले बात होगी लखीमपुर खीरी और उससे जुड़े सारे अपडेट्स की, क्योंकि ये बवाल अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। फिर बात एक कोल संकट की करेंगे जिससे भारत जूझ रहा है और जानेंगे इसकी इनसाइड स्टोरी, और ये भी कि इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए कोल इंडिया क्या कर रहा है। साथ ही आंकड़ों से ये भी समझेंगे कि फिलहाल पावर प्लांट्स पर कोल को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। अफगानिस्तान से एग्जिट के बाद अमेरिका की पहली बार तालिबान से मुलाकात हुई है, लेकिन अब क्या मजबूरी है कि बिना मान्यता दिए भी अमेरिका अफगानिस्तान को पैसे देने के लिए राजी हो गया है। और आखिर में बात करेंगे इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में, जिसकी स्थापना पीएम मोदी ने आज की। किस मकसद से बनाया गया है ये, और इससे प्राइवेट कंपनियों को क्या फायदा होगा, ये सब जानेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं आज की हेडलाइंस खुशबू से। भारत में अडानी के सभी पोर्ट पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से आए सामान पर बैन लगा दिया गया है। अडानी पोर्ट ने कहा है कि वह इन देशों से आने वाले कार्गो को हैंडल नहीं करेगा। ये फैसला 15 नवंबर से लागू होगा। देश के कार्गो हैंडलिंग में अडानी ग्रुप का 25% का बाजार हिस्सा है। कंपनी 13 पोर्ट पर अपना ऑपरेशन भी चलाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोयला और बिजली मंत्रालयों के प्रभारी अपने कैबिनेट सहयोगियों से मुलाकात की। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, बिजली और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शाह से मिलने गृह मंत्रालय पहुंचे। लखीमपुर खीरी में पिछले हफ्ते हुई हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को अदालत ने 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। अब अगले 3 दिनों तक एसआईटी आशीष से और अधिक पूछताछ कर सकेगी। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि इस मंत्री को बर्खास्त न करके भाजपा न्याय की प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। केंद्र सरकार न तो किसानों की परवाह करती है, न ही हत्या के शिकार भाजपा कार्यकर्ताओं की। जिन भारतीय नागरिकों और कंपनियों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में खाते खोले हुए हैं, उनके डिटेल्स का तीसरा सेट भारत सरकार को मिल गया है। सरकार को यह सूचना स्विट्जरलैंड के साथ सूचनाओं के ऑटोमेटिक लेन देन को लेकर हुए करार AEOI ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत सालाना आधार पर मिली है। इसके तहत स्विट्जरलैंड ने 96 देशों के साथ लगभग 33 लाख फाइनेंशियल अकाउंट की जानकारी शेयर की है। इस साल के इकोनॉमिक्स के नोबेल का ऐलान हो गया है। यह पुरस्कार डेविड कार्ड और संयुक्त रूप से जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गोइडो डब्ल्यू एम्बेन्स को दिया गया है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के मुताबिक डेविड कार्ड को लेबर इकोनॉमिक्स में योगदान और जोशुआ डी एंग्रिस्ट गोइडो डब्ल्यू एम्बेन्स को कैजुअल रिलेशनशिप के एनालिसिस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। और IPL 2021 में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जा रहा है, जहां विराट कोहली ने टॉस जीतकर KKR को पहले गेंदबाजी के लिए बुलाया। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम पहले क्वालिफायर 1 में हारने वाली टीम से फाइनल में एंट्री के लिए खेलेगी। हारने वाली टीम का इस सीजन में सफर समाप्त हो जाएगा। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। लखीमपुर खीरी हिंसा मामला अब तक राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। किसान संगठनों के विरोध और फिर विपक्षी दलों के लगातार लखीमपुर दौरे से सरकार पर लगातार दबाव बनता रहा। तब मांग थी कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो, जो कि मामले का मुख्य आरोपी भी था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और फिर आशीष मिश्रा हिरासत में लिए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। आज आशीष को पुलिस ने कोर्ट के सामने पेश भी किया। हालांकि मामले के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी शांति नहीं हुई है। विपक्षी दल और किसान संगठन भी अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव या कि किसान नेता राकेश टिकैत, सब अपने भाषणों में मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग का जिक्र कर रहे हैं। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज करते हुए अजय मिश्रा के मंत्री बनने पर सवाल उठाए हैं। क्या कहा ओवैसी ने, पहले वो सुन लेते हैं। मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को। योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे आप?
मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं। इस बीच बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तलब किया है। इस बीच आज इस प्रकरण के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की कोर्ट में पेशी हुई है। अब कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, पेशी में क्या बातें निकल कर आई हैं, ये पूछा मैंने आज तक रेडियो रिपोर्टर संतोष सिंह से। देखिए, जो आज पेशी हुई अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की, उसमें पुलिस की तरफ से 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी गई थी कि हमको 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी जाए। लेकिन जो आशीष मिश्रा के वकील थे, उनकी तरफ से जो जिरा की गई, जो दलीलें दी गई, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि 12 घंटे की शुरुआती पूछताछ के बावजूद इनके पास कोई सबूत नहीं है जिससे लगे कि आशीष मिश्रा वहां मौके पर मौजूद थे। लिहाजा यह पीसीआर जो पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी जा रही है, इसे प्रताड़ित करने के लिए मांगी जा रही है। करीब 20 से 22 मिनट तक जिरा चलने के बाद 5 बजे जो सीजीएम लखीमपुर है चिंताराम, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया और आशीष मिश्रा की 12 अक्टूबर सुबह 10 बजे से लेकर 15 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक यानी 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड को मंजूर कर लिया है। संतोष जी, वीडियो में आशीष मिश्रा की गाड़ी के पीछे कथित रूप से अंकित दास की भी गाड़ी थी, जो इस मामले का फरार आरोपी है। क्या उसका कोई अपडेट पुलिस ने दिया है? देखिए, अभी तक अंकित दास के बारे में कोई जानकारी नहीं हासिल कर पाई, लेकिन हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं कि लखीमपुर पुलिस बहुत तेजी से, बहुत प्लानिंग के साथ अंकित दास की तलाश कर रही है, क्योंकि अंकित दास के एक ड्राइवर को लखीमपुर पुलिस में पूछताछ में उसको जानकारी मिली कि अंकित दास को उस ड्राइवर ने बताया कि वो खुद अंकित दास को नेपाल बॉर्डर तक छोड़कर आया है, यानी कि अंकित दास नेपाल भाग चुका है, इस बात का अंदेशा है। अंकित दास की फॉर्च्यूनर गाड़ी घटनास्थल पर मौजूद थी। अंकित दास की गाड़ी मौजूद थी कि उसकी एक उनके करीबी नौकर ने, जो कहा जाए उनका लिखापढ़ी का काम करता है, अकाउंटेंट है, उसने इस बात की तस्दीक की और खुद आशीष मिश्रा ने भी कहा कि अंकित दास उस कार्यक्रम में आए थे। लिहाजा अंकित दास रडार पर है, लेकिन अभी तक अंकित दास के बारे में कोई जानकारी लखीमपुर पुलिस को नहीं। शुक्रिया संतोष हमसे बात करने के लिए। उधर महाराष्ट्र भी लखीमपुर के इसी मामले को लेकर आज बंद रहा। ये बंद सत्तारूढ़ सारे दलों का ही आह्वान था, जिनमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। बंद को शांतिपूर्ण तरीके से करने का तो दावा किया गया, लेकिन इस बीच तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं भी सामने आई हैं। मुंबई में बसों पर पत्थर फेंके गए, जिसके बाद बीईएसटी बस सर्विस बंद हो गई है। हालांकि बसों पर हो रहे हमले को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने नाराजगी जताई है। मंत्री ने कहा कि हमारी मांग और आवाज पर जनता ने समर्थन दिया है। कई जगह पर यह बंद शांतिपूर्वक भी देखा गया है, कई जगहों पर पत्थरबाजी के मामले भी सामने आए हैं, जो ठीक नहीं है। लोग इस तरह की हरकतें ना करें। बहरहाल, अब महाराष्ट्र की क्या स्थिति है, पथराव के बाद हालात कैसे कंट्रोल में किए गए और क्या घटनाएं हुई हैं दिन भर इस बंद के बारे में, ये सारे सवाल पूछे मैंने आज तक मुंबई के डेप्यूटी एडिटर कमलेश सुतार से। देखिए, दिन भर मोटा मोटी तौर पर शांततापूर्ण रहा बंद। कई हालांकि कुछ जगहों पर घटनाएं हुई, हिंसा की घटनाएं, जहां पर पथराव कुछ जगह पर हुआ, या फिर मुंबई में जो बीएसटी की बसेस है उन्हें तोड़ा गया। बीएसटी की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी किया गया कि मुंबई में धारावी डिपो हो, मानखुद शिवाजी नगर के इलाके में कुछ डिपो, भुवंडी इलाके में, यहाँ पर बीएसटी की बसेस पर पथराव किया गया। सुबह कई सारे बीएसटी बस के डिपो मैनेजर्स ने ये कहा कि अगर पुलिस सुरक्षा दी जाए तभी जाकर वो मुंबई में बसेस चला सकेंगे, क्योंकि बीएसटी बसेस को मुंबई की सेकंड लाइफलाइन माना जाता है। हालांकि लोकल ट्रेन सभी के लिए खुली नहीं है, जिनका सिर्फ पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है, टीकाकरण हो चुका है, वही लोग लोकल ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए काफी दिक्कत इन लोगों को हुई जो लोग जाना चाहते थे बसेस से। और बाकी कुछ जगहों पर, महाराष्ट्र में चंद्रपुर में एक जगह पर प्रदर्शनकारियों ने कुछ दुकानदारों को जबरन दुकान बंद करने को कहा, इसकी वजह से भी तनाव रहा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो ऐसा शांतिपूर्ण तरीके से रहा बंद। 4 बजे के बाद में सभी दुकानें खुलने वाली थी। मुंबई की जो फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन, उन्होंने कहा था कि 4 बजे तक वो भी इस बंद को समर्थन करेंगे और 4 बजे के बाद में वो अपनी दुकानें खोलेंगे। हालांकि यूजुअली देखा जाए तो बंद का यही टाइमिंग होता है, शाम के बाद सभी दुकानें है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट खुल जाते हैं। और अब शाम की बात की जाए तो धीरे धीरे मुंबई पूरी तरह से सामान्य होती हुई नजर आ रही है। कमलेश, लखीमपुर खीरी मामले को लेकर महाराष्ट्र में इस बंद की जरूरत कितनी थी? अगर आपसे सीधे सीधे पूछूं तो राजनीतिक रूप से
कौन से उद्देश्य को पाने की कोशिश में ये बंद किया गया था? देखिए, तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, गठबंधन की तीनों पार्टियों ने इस बंद का साथ में ऐलान किया था और जब से लखीमपुरी खीरी की जो घटना हुई है उसके बाद में लगातार इसको विरोध करने के लिए तीनों पार्टियों ने अपने अपनी तरह से आंदोलन किए हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी इस पर पूरे मामले पर निशाना साधा था। कांग्रेस की जो पूरी राज्य की इकाइयां है उन्हें भी कहा गया था कि इस मामले को लेकर प्रदर्शन करें, धरना आंदोलन करें और एनसीपी ने भी इस मामले को लेकर काफी आक्रामक रुख अपनाया था। खुद एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इस पूरे घटनाक्रम की तुलना जालियांवाला बाग से की थी और इसी से हम समझ सकते हैं कि कितना आक्रामक रूप तीनों पार्टियों ने इस पूरे मुद्दे को लेकर लिया था। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, राजनीति की अगर बात की जाए तो तीनों पार्टियों के लिए एक राजनीतिक मौका हम इसे कह सकते थे कि तीनों पार्टियां मुद्दों को लेकर साथ में हमेशा ये आरोप लगते थे तीनों पार्टियों में 2 साल से 2019 से जब ये सरकार आई है आइडियोलॉजिकल तरीके से तीनों पार्टियां अलग अलग है, बावजूद इसके साथ में है, इसलिए उन पर आरोप लगते थे कि तीनों पार्टियां सिर्फ सत्ता पाने के लिए साथ में है और इसीलिए आज ये मौका था तीनों पार्टियों को दिखाने का कि किसानों के एक संवेदनशील मुद्दे पर तीनों पार्टियां साथ में है, साथ में आकर आंदोलन कर रही है और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन कर रही है। तो राजनीतिक हिसाब से एक राजनीतिक जिसे हम पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोर करना कहते हैं, उसे अगर देखा जाए तो ये बड़ा मुद्दा था और तीनों पार्टियों ने अपनी एकजुट जो है वो दिखाई है। हमेशा हम देखते हैं कि विपक्ष की एकजुट की बात की जाती है दिल्ली में, वो कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में तो खैर कई सारे सवाल हो सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो विपक्ष महाराष्ट्र में जो सत्ता में तीनों पार्टियां हैं, इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष के तौर पर एक मजबूत तरीके से खड़े होने के लिए कैसे तीनों पार्टियां साथ में उतर सकती है और तीनों पार्टियों की जो एकत्रित शक्ति है वो किस तरह से दिख सकती है, इसी का आज एक तरह से झलक या नमूना दिखाया और इसलिए तीनों पार्टियों के लिए राजनीतिक फायदा देने वाली बात होगी क्योंकि बात किसानों से जुड़ी हुई है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। देश में कोल क्राइसिस की खबरों ने तूल पकड़ा हुआ है। आलम यह है कि कोयले के इस संकट का निपटारा करने के लिए कई जगहों पर फैक्ट्रीज और स्कूल्स को बंद कर दिया गया है। इंडिया में 70% बिजली की सप्लाई कोयले से ही होती है, तो फिलहाल जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे तो ब्लैकआउट होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। कोयले की किल्लत इतनी बढ़ चुकी है कि 20% पावर स्टेशंस पर ताला मारने की नौबत आ गई है। 3 से 4 दिन के लिए ही कोयला स्टॉक में है, पर इन सब से इतर सरकार कह रही है कि फिलहाल ऐसा कोई संकट नहीं है और कोयला स्टॉक में है। आज इस मुद्दे पर गहन चिंतन करने के लिए हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मुलाकात की है। पर यहां सवाल यह है कि जब सरकार कह रही है कि कोयला स्टॉक में है, तो फिर 20 पावर स्टेशंस बंद होने के पीछे वजह क्या है? किन वजहों से ये कोल क्राइसिस देखने को मिल रहा है? ये पूछा मैंने बिजनेस टुडे मैगजीन में पॉलिसी करस्पॉन्डेंट रजत मिश्रा से। हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो पूरा कोल क्राइसिस है और पावर क्राइसिस है जो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन वो है डिमांड और सप्लाई का मिसमैच। सो एक्चुअली हुआ क्या है, सेकंड कोविड-19 इन्फेक्शन की वेव के बाद इकोनॉमी ने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे सेक्टर्स थे, मैन्युफैक्चरिंग और ऑल अदर सेक्टर्स, उन्होंने भी अपनी मतलब प्री कोविड लेवल्स में दे हैव बाउंस्ड बैक। तो जिससे क्या हुआ है, एनर्जी और कोल की और पावर की डिमांड जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। ये तो हुई डिमांड की बात। अब सबसे बड़ी बात है सप्लाई। अब डिमांड के कॉमेंसुरेट सप्लाई मैच नहीं कर पा रही है। अब उसमें सबसे बड़ा रीजन ये है कि मॉनसून की वजह से, भारी बारिश की वजह से कोल प्रोडक्शन और कोल मूवमेंट में बहुत दिक्कत आ रही है, जिससे कि कोल टाइम से पहुंच नहीं पा रहा है। और सेकेंड रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो पावर प्लांट्स हैं, कुछ पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कोल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। तो जो कोल इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, उन्होंने जो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसको हाफ कर दिया है, क्योंकि जो इंपोर्टेड कोल है उसका प्राइस जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को हाफ कर दिया है। तो बेसिकली नटशेल में स्टोरी यही है कि डिमांड बढ़ रही है बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज पिकअप कर रही हैं, और जो सप्लाई है वो डिमांड के मुताबिक मैच नहीं कर पा रही है। उसका रीजन मैंने आपको एक इंपोर्ट प्राइस दे दिया कोल का, और दूसरा ये कि भारी बारिश की वजह से कुछ जगह पे कोल प्रोडक्शन और कोल मूवमेंट में दिक्कत आ रही है। अच्छा रजत मिश्रा,
सरकार ने इसके मद्देनजर अब तक क्या कदम उठाए हैं ताकि इस क्राइसिस से निपट सके? कुछ समस्या का समाधान भी नजर आ रहा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम पिछले 4 दिन से देख रहे हैं कि पावर प्लांट्स फ्रॉम वेरियस स्टेट्स वो इस बात की वार्निंग इशू कर रहे हैं कि उनके पास खाली 4 दिन का स्टॉक बचा है, 3 दिन का स्टॉक बचा है, जो कि जिससे कि एक पावर क्राइसिस आगे चलकर हो सकता है। पर हमारे पावर मिनिस्टर मिस्टर आर.के. सिंह और गवर्नमेंट की तरफ से भी यह आश्वासन बार बार दिया जा रहा है कि हम ऐसी कोई भी सीवियर सिचुएशन की तरफ नहीं जा रहे हैं और भारत में कोल और जो कि कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इसको अगर हम देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट पिछले साल से कोल प्रोडक्शन के आउटपुट को बढ़ाने के लिए बहुत सारे निर्णय ले चुकी है। मई 2020 में सरकार ने कोल की खदानों को, कोल मिनरल्स को और बॉक्साइट की खदानों का एक कलेक्टिव ऑक्शन करने को मंजूरी दी थी, जिससे कि हमारा इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंस था कोल का वो कम हो सके। सो बेसिकली हम इसको प्राइवेटाइजेशन के तौर पर भी दे सकते हैं, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री कोल सेक्टर में, जिससे कि मोनोपोली जो थी वो खत्म हो पाए। सेकेंडली, एक चीज हमें ये समझनी होगी कि कोल माइंस 2 तरह की होती है, कैप्टिव कोल माइंस और नॉन कैप्टिव कोल माइंस। कैप्टिव कोल माइंस वो होती हैं जिसमें कोई एक इंडस्ट्रियल हाउस, एक कॉर्पोरेट जो एक पूरी खदान को ऑन करता है, उसके पास होती है और उससे निकला पूरा आउटपुट यानी कि पूरा कोल वो इंडस्ट्रियल हाउस और जो भी ऑनर है वो इस्तेमाल करता है। उसको मार्केट में जाकर उस कोल को बेचने की परमिशन नहीं होती। बट गवर्नमेंट ने इस कैप्टिव माइनिंग और नॉन कैप्टिव माइनिंग के भी डिस्टिंक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और जो अब ये कहा है कि जो कैप्टिव माइंस भी हैं वो अपने आउटपुट का 50% जाकर मार्केट में बेच सकती हैं। तो इसका सीधा रिजल्ट ये होगा कि अब मार्केट में कोल की उपलब्धि ज्यादा होगी। तो आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले कुछ हफ्तों में और आने वाले कुछ महीनों में हम देखेंगे कि ये कोल की समस्या का समाधान हल होते हमें दिखेगा। तो ये थे रजत मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आपको इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर पीयूष अग्रवाल के पास ले चलते हैं। इन्होंने एक डिटेल रिसर्च की है भारत में कोल पावर प्लांट्स को लेकर कि वहां अभी क्या हालात हैं, आखिर स्टॉक को लेकर अपडेट्स क्या है और आंकड़े क्या कहते हैं। तो जी पीयूष, आपने जो डेटा जुटाए हैं वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं? कहां पर कितना कोल स्टॉक में मौजूद है? देखिए, जैसा कि पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे हम देख सकते हैं, वहां पर डेली कोल रिपोर्ट्स का डेटा अवेलेबल होता है। तो लेटेस्ट डेटा जो है अवेलेबल वो 7 अक्टूबर का है, जिसमें 135 थर्मल पावर स्टेशंस का डेटा गिवन है और हर स्टेशन पर कितने दिन का कोल रिजर्व्स पेंडिंग है। तो जैसा कि हम उसमें देख सकते हैं कि कोल मिनिस्ट्री के एनालिसिस के मुताबिक 110 पावर स्टेशन ऐसे हैं 135 में से जो या तो क्रिटिकल स्टेज में है या सुपर क्रिटिकल स्टेज में है, मतलब जिनमें कोल की बहुत कम रिजर्व्स पेंडिंग है। तो अगर हम इनको आंकड़ों के हिसाब से देखें तो तकरीबन 79 थर्मल पावर प्लांट्स यानी 59% पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो सुपर क्रिटिकल स्टेज में है, मतलब जिनमें कोल का स्टॉक या तो खत्म हो चुका है या 1, 2, 3 दिन तक पेंडिंग है। वहीं 23% यानी 31 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जहां पर जो क्रिटिकल स्टेज में है, जहां पर 7 से 8 दिन तक का स्टॉक पेंडिंग है। और सबसे बुरी हालत कहां पर है? क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स कौन से हैं और कितने हैं पीयूष? देखिए, जैसा कि तकरीबन 79 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सुपर क्रिटिकल स्टेज में हैं और जो कि मोस्टली जो पावर प्लांट्स हैं वो आपका जैसे इंदिरा गांधी पावर प्लांट्स है, सूरतगढ़ है, दादरी है, बोकारो है, बेलारी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे पावर प्लांट्स ये पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। कोई एक स्टेट स्पेसिफिक ये प्रॉब्लम नहीं है। कोल की शॉर्टेज ये पूरे अक्रॉस इंडिया है। इसके मतलब जैसे क्योंकि इंटरनेशनल कोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो इंपोर्ट भी कम हो गया है, इसलिए डोमेस्टिक कोल की डिमांड भी बढ़ गई है। तो कोई ऐसे पिन पॉइंट करना मुश्किल है। ये समस्या पूरे देश के पावर प्लांट्स फेस कर रहे हैं। काबुल से निकलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की किरकिरी दुनिया में हो रही थी।
अचानक से गहराए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक संकट के लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन बाइडेन अपने किए को ठीक ठहराते रहे। दुनिया ने मान लिया कि अब अमेरिका अफगानिस्तान की ओर नहीं देखेगा, पर जल्दी ही संकेत मिले कि अमेरिका मानवीय आधार पर अफगानिस्तान की मदद जारी रखने वाला है। इन कयासों को हकीकत में बदल दिया गया है, पुष्टि खुद तालिबान ने की है। इसी के साथ एक बार फिर अमेरिका की कंफ्यूज्ड पॉलिसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हुआ दरअसल ये है कि कतर में दोनों पक्षों की मुलाकात हुई। ये अमेरिकन एग्जिट के बाद पहली बार था जब दोनों तरफ के नेता मिले। अमेरिका ने न सिर्फ तालिबान सरकार को पैसा देने की बात मंजूर कर ली, बल्कि उनसे ये भी उम्मीद जाहिर की कि वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को काबू में रखेंगे। कमाल की बात है, पर यही हकीकत है। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अफगान जनता के लिए मानवीय मदद के बारे में बात हुई है। अब सीधे सीधे तो वो नहीं बोले कि हम तालिबान को पैसा देंगे, मगर एक्सपर्ट्स तो यही मान रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। हमने बात की मोहम्मद जीशान से, जो इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हैं और खुद भी कई साल अमेरिका में रहे हैं, यूएन के साथ इन्होंने काम किया है। तो जीशान, अमेरिका ने तालिबान से जिस तेजी में एग्जिट किया, उसके बाद काबुल में हालात खराब हुए, बाइडेन की बहुत आलोचना हुई। अब क्या मजबूरी है कि बिना मान्यता दिए भी अमेरिका अफगानिस्तान को पैसे देने के लिए राजी हो गया है? मेरे हिसाब से तो यहाँ पर दो फैक्टर्स है। एक फैक्टर यही है कि बाइडेन को काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला है उनका एग्जिट स्ट्रैटेजी को लेकर। बहुत ही अनप्लान्ड और केओटिक एग्जिट था अमेरिकन ट्रूप्स का, और उसके बाद अफगानिस्तान में बहुत ही डिफ़िकल्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। कई लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, रोज़गारी नहीं है, इकोनॉमी बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। और शायद इस क्रिटिसिज्म को थोड़ा सा सॉफ्टन करने के लिए बाइडेन ने ह्यूमैनिटेरियन एड देने की डिसीजन लिए हैं। और ये बात भी है कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा है कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, और अगर ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं मिला तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, और कई लोगों का डेथ भी हो सकता है। लेकिन इसमें दूसरा फैक्टर यही है कि तालिबान के अलावा इस्लामिक स्टेट खुरासान, जो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईसिस का एफिलिएट है अफगानिस्तान में, उनका भी ज़्यादातर ग्रोथ हो चुका है पिछले हफ्तों में और महीनों में। तो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ने के लिए तालिबान के साथ कुछ ना कुछ कोऑपरेशन करना पड़ेगा, और इसीलिए शायद बाइडेन इस निर्णय लिए। अमेरिका अब भी अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक कर रहा है जिशान। फिर ऐसे में अमेरिका अगर काबुल को पैसे पहुंचाता है तो क्या इसके अमेरिका के खिलाफ ही, यानी उस पैसे के अमेरिका के खिलाफ ही इस्तेमाल होने का खतरा नहीं है? जी बिल्कुल, ये हो सकता है। इसी बात पाकिस्तान के साथ भी हुआ था। यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप 9/11 के बाद जब यूएस और पाकिस्तान के बीच में कोऑपरेशन हुआ था, तब भी यही प्रॉब्लम हुआ था। पाकिस्तान को पैसे दिए थे, अमेरिका ने हर साल पैसे दे रहे थे, और पाकिस्तान सरकार ने इस पैसे को इस्तेमाल करके अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स के खिलाफ लड़ने वाले मिलिटेंट्स को सपोर्ट दिए थे। और ऐसा हो सकता है कि तालिबान के साथ भी ऐसा कोऑपरेशन हो गया, तो ये रिस्क बिल्कुल है। लेकिन शायद अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी में लोग यही समझते हैं कि अमेरिका को इसका अलावा कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तालिबान के साथ कुछ ना कुछ कोऑपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि तालिबान के अलावा वहाँ पर जो रेजिस्टेंस मूवमेंट हो रहा था अमरुल्लाह साले और अशरफ गनी के साथ, वो रेजिस्टेंस मूवमेंट आजकल बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, और उनका पूरा का पूरा डिफीट हो चुका है। उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में कोई टेरिटरी नहीं है। और इसके अलावा जो अल्टरनेटिव है ये यही है, जैसे मैंने कह रहा था, इस्लामिक स्टेट खुरासान, जो पिछले हफ्तों और महीनों में
बहुत ज़्यादातर लगातार अटैक कर रहे हैं काबुल में और काबुल के सराउंडिंग एरियाज़ के इंस्टॉलमेंट्स में। इस फ्राइडे भी 2-3 दिन पहले एक मस्जिद में अटैक हुआ था इस्लामिक स्टेट खुरासान ISK जो बोलते हैं उनके मिलिटेंट्स के। तो अगर ISK के खिलाफ लड़ना चाहिए और इसी का ड्रोन स्ट्राइक हो रहा है। अमेरिका के यही मानना है कि तालिबान का जो थ्रेट है वो अफगानिस्तान के अंदर ही रहेगा, लेकिन ISK और अल-कायदा और LET जैसे जो अलावा इसके डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका थ्रेट अफगानिस्तान के बाहर ही पड़ेगा। मिडल ईस्ट में हो सकता है, भारत में हो सकता है, यूरोप और अमेरिका पर भी टेरर अटैक और हमला हो सकता है। तो अमेरिकन पर्सपेक्टिव में तालिबान जो है ये लेसर ईविल है। उनके पर्सपेक्टिव में ISK और LET और अल-कायदा आर बिगर इविल्स। तो इनके खिलाफ लड़ने के लिए वो तालिबान के साथ कोऑपरेशन करने के लिए शायद वो तैयार होगा। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99 533 233 03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 9953323303। गुमशुदा तलाश केंद्र। लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। अब बात ISPA लॉन्च की। ISPA यानी कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिसका आज PM मोदी ने वर्चुअली शुभारंभ किया। आज ISPA लॉन्च में PM मोदी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में सुधार को लेकर भारत सरकार के विजन और मिशन की चर्चा की। इस चर्चा का फोकस 4 अहम बिंदुओं पर रहा। नवाचार में प्राइवेट कंपनियों की स्वतंत्रता, सरकार की भूमिका, युवाओं का भविष्य और अंतरिक्ष से आम इंसानों को होने वाले फायदे के बारे में। ये इस मीटिंग के अहम मुद्दे रहे। PM मोदी ने कहा कि उनका प्राइम फोकस स्पेस सेक्टर में 130 करोड़ देशवासियों को लाभ पहुंचाना है। स्पेस सेक्टर से बेहतर मैपिंग, इमेजिंग और कनेक्टिविटी की सुविधा ली जा सकती है। PM ने कहा कि स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट से एंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक की हाई स्पीड हो जाएगी और किसी भी तरह के ग्लिच से भी बचा जा सकेगा। तो PM ने अपने संबोधन में क्या कहा, सुनिए। स्पेस सेक्टर यानी एंटरप्रेन्योर्स के लिए शिपमेंट से लेकर डिलीवरी तक बेहतर स्पीड। स्पेस सेक्टर यानी किसानों और मछुआरों के लिए बेहतर फोरकास्ट, बेहतर सुरक्षा और आमदनी। हमारे लिए स्पेस सेक्टर का मतलब इकोलॉजी की, पर्यावरण की बेहतर निगरानी, प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी, हजारों लाखों लोगों के जीवन की रक्षा। देश के यही लक्ष्य अब इंडियन स्पेस एसोसिएशन के भी साझा लक्ष्य बन गए। तो इस ISPA के बारे में और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो के रिपोर्टर और साइंस की खबरों पर नजर रखने वाले हमारे सहयोगी रुचिक मिश्रा से। इंडियन स्पेस एसोसिएशन, जिसको ISPA कहा जा रहा है, भारतीय अंतरिक्ष संघ है। ये बेसिकली इन स्पेस जो संस्था बनाई गई थी कुछ दिन पहले, उसका ही एक अलग रूप, एक अलग फॉर्मेशन है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं स्पेस इंडस्ट्री की। क्योंकि पिछले 3-4 सालों में भारतीय स्पेस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से निजीकरण हुआ है, बहुत से स्टार्टअप्स आ रहे हैं, बहुत ढेर सारे जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो तेजी से आगे आ रही हैं और वो रॉकेट बनाना चाहती हैं, स्पेस एप्लीकेशंस बनाना चाहती हैं, सॉफ्टवेयर बना रही हैं और साथ ही साथ सैटेलाइट्स तक बना रही हैं। तो अब इन सबको मौका दिया जाए, इनको लॉन्च करने के लिए, इनको तकनीक प्रोवाइड की जाए, इसके लिए एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इसमें प्राइवेट फर्म्स जुड़े हुए हैं, इन स्पेस जुड़ा है, इसरो जुड़ा है, डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशंस जुड़े हुए हैं। इसमें कई चीजें एक साथ होंगी जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है, टेलीकम्युनिकेशन हो गया या आपका ब्रॉडकास्ट
कम्युनिकेशन, सैटेलाइट हो गया, नेविगेशन हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन हो गया, किसी भी तरह का स्पेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी निजी लोग बनाएंगे, निजी कंपनियां बनाएंगी या स्टार्टअप बनाएंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म के जरिए इसरो तक पहुंचाना, उसे लॉन्च करना इस कंपनी का, इस संस्था का काम है। ऋचिक, एक चीज ये भी बताएं कि प्राइवेट कंपनियों को इस पूरे एसोसिएशन से कैसे फायदा होता है और इस ISPA से उन्हें कैसे फायदा होगा? क्या आर्थिक तौर से ये कंपनियां उससे और मजबूत होंगी या कोई बड़ी पावर इनके हाथ में दी जाएगी? देखिए, ये तो तय है कि इससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा, निजी कंपनियां जो इसमें आएंगी उनको फायदा होगा। आर्थिक तौर पे किस तरह से फायदा होगा ये अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि इंडियन स्पेस एसोसिएशन या इनस्पेस या एंट्रेक्स या NSIL या इसरो कभी इस चीज का इस तरह से खुलासा नहीं करते कि उनका निजी कंपनियों के साथ किस तरह का समझौता हुआ है। और कंपनी, अगर कोई निजी कंपनी वो बता दे तो बात अलग है, लेकिन वो बता नहीं सकते, उनका एक समझौता होता है सरकारी संस्थान के साथ, तो वो बता नहीं सकते। रिसर्च प्रोग्राम जो है उसमें बेनिफिट होगा, क्योंकि इसरो की महारत है कुछ चीजों में, डिफेंस सेक्टर के जो संस्थाएं हैं उनकी महारत है, जैसे DRDO है। तो अगर ये संस्थाएं इन निजी कंपनियों को किसी तरह की ट्रेनिंग देती हैं या अपने प्लेटफॉर्म पे उनके प्रोडक्ट की जांच करती हैं, तो उससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि सपोज दैट कि मेरी एक रॉकेट बनाने की कंपनी जो रीयूजेबल है, हम दोबारा वो रॉकेट यूज कर सकते हैं, तो मैंने अगर भारत में 2-4 बार ऐसे रीयूजेबल रॉकेट का उपयोग कर लिया इसरो के साथ मिल करके, तो हो सकता है हमें किसी दूसरे देश से एक ऑफर आए कि आप हमारे लिए भी रीयूजेबल रॉकेट बनाए। तो इस तरह का फ्यूचर बेनिफिट मॉनेटरी मतलब आर्थिक तौर पे कंपनियों को फायदा दे सकता है। बट फिलहाल जो फायदा है वो ये है नेशनल लेवल पे काम करने का, नेशनल लेवल की संस्थाओं के साथ मिल करके उनके रिसर्च को जानने का और उनके प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजों को रख करके उसकी बेहतरी या उसकी सटीकता को जांचना। एक और सवाल भी है ऋचिक कि ये जो कदम उठाया गया है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि ये स्पेस रिसर्च को प्राइवेटाइज करने के तरफ एक पहला कदम है? नहीं, इसका देखिए, इसका बड़ा सीधा सा सवाल है। एक बार बताइए, क्या ढेर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, निजी अस्पताल खुले हैं, तो क्या सरकारी अस्पताल बंद हो गए? ऐसा नहीं होता है। सरकारी अस्पताल में बहुत ज्यादा बेहतर डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास पेशेंट्स बहुत ज्यादा आते हैं और तरह तरह के आते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर कोई सरकारी डॉक्टर किसी का इलाज करता है तो लोगों का भरोसा ज्यादा होता है निजी के बदले। ये बात सही है कि निजी अस्पतालों में पैसे ज्यादा लगते हैं और इलाज भी बेहतर होता है। यहाँ पे भी वैसे ही है। अगर स्पेस रिसर्च को प्राइवेटाइज किया जाने वाली, यहाँ पे रिसर्च को प्राइवेटाइज करने या किसी भी तरह के इनोवेशन को प्राइवेटाइज करने का कदम नहीं है। इस कदम से दोनों को ही फायदा होने वाला है, चाहे वो सरकारी संस्था हो इसरो, क्योंकि इसरो के पास ऑलरेडी ढेर सारे काम है, वहाँ लगातार अपने रिसर्च होते रहते हैं। इसरो के 16 से 17 सेंटर से जहाँ पे अलग अलग तरह के काम होते हैं, कहीं स्पेस एप्लीकेशन का काम होता है, कहीं रॉकेट बनाया जाता है, कहीं सैटेलाइट सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, कहीं सैटेलाइट बनाया जाता है। हर एक पार्ट अलग अलग जगहों पर बनता है, फिर उनको एक जगह असेंबल करके लॉन्च किया जाता है। अगर इसरो को इनमें से किसी एक काम से छूट मिलती है, थोड़ा सा मौका मिलता है, तो हमारे वैज्ञानिकों को थोड़ी सी तो राहत मिलेगी, थोड़ा परिवार के साथ समय बिता पाएंगे। आपको पता है वो 10-10, 12-12, 14 घंटे, कई बार 20-20 घंटे काम करते हैं, और जब कोई मिशन लॉन्च होता है तो उस दिन वो 7-7 दिन, 8-8 दिन, 15-15 दिन कंटिन्यूअसली कंट्रोल सेंटर में बैठे रहते हैं या अपने लैब में बैठे रहते हैं। तो अगर इस तरह से निजी कंपनियां कुछ बढ़िया चीज बना करके ले आती हैं, जिसके लिए इसरो को परेशान होने की जरूरत नहीं हो, उन्होंने सिर्फ जांच किया कि हाँ ये निजी कंपनी है, ये लेकर के ये प्रोडक्ट आई है, ये मोबाइल से रिलेटेड है, ये ऊपर जाने के बाद बहुत बेहतरीन काम करेगी, जांच में सब कुछ ओके है। उन्होंने सैटेलाइट में फिट किया, रॉकेट के ऊपर लगाया और छोड़ दिया, अंतरिक्ष में जाने के बाद बेहतर काम करा। तो कम से कम इसरो की एक वो जो वर्क प्रेशर है, एक टेंशन जो है वो थोड़ा सा कम। तो ये था आज का दिन भर पॉडकास्ट। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बताइएगा जरूर कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। हमारा पता है radio@aajtak.com। अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।